हेलो एवरीवन। मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो डेडिकेटेड है कि हम मेंस के लिए अलग से नोट्स कैसे बनाएं, बनाना ज़रूरी है कि नहीं, या जो हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं, और कितना मैं उसमें एग्जांपल या डेटा कितना कोट करूं, कितना लिखूं अपने आंसर में जो मुझे अच्छे मार्क्स फेच कर सके। तो देखिए, मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो प्रीलिम से किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए आपको खाली दो बातों की जरूरत होती है कि एक तो प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। इंटरव्यू एक लॉटरी की तरह होता है कि आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ तो हो सकता है आपको 200 नंबर भी मिल जाए, बट वही सेम आंसर सेम कंटेंट कोई दूसरा व्यक्ति देगा, कोई दूसरा बच्चा देगा, तो हो सकता है उसको 170 160 नंबर ही मिले। कुछ बात उनको उस कैंडिडेट की इंटरव्यू बोर्ड को अच्छी ना लगे, या वो उसको उतना वर्थ इट ना समझे कि इसको इतना नंबर देना चाहिए। तो हमारे हाथ में क्या चीज़ है? हमारे हाथ में खाली प्रीलिम्स है, और मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमारे हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेंस टोटल 1750 नंबर का होता है, 1750 मार्क्स, और 7 पेपर जो होते हैं जिसमें हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं। उनका उनका मेरिट लिस्ट में कोई मतलब नहीं होता कि उससे मेरिट लिस्ट बनेगी नहीं, वो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो एक बारी हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि प्रीलिम्स के नेचर में और मेंस के नेचर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों दोनों एग्जामिनेशन स्टेज में, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारे नोट्स बनवाए जाते हैं। देखो, प्रीलिम्स में होता क्या है कि एंटायर पेपर जो होता है उसमें आपके सामने आंसर साफ साफ लिखा रहता है, बस आपको आंसर खोजना रहता है। एक सवाल दिया रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरनेशनल इनिशिएटिव, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है। उसी से जुड़ी हुई कुछ नीचे 4 या 5 बातें लिखी रहेंगी कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये बात है, ये बात है। ठीक है। उसी में आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फिर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा पेपर जो 100 के 100 सवाल दिए गए हैं वो बेसिकली ट्रू या फॉल्स है। आपको ट्रू या फॉल्स पहचानना होता है। कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको पेन उठा के उसको सॉल्व करने की जरूरत है कि जैसे आईआईटी के टाइम पे होता है, या बहुत लोगों ने मेडिकल का एग्जाम दिया होगा तो मेडिकल क्रैक किया होगा, है ना। जैसे मेरे टाइम पे जब था तो ये सब चीजें होती थी। या कभी आप कुछ दूसरा ऐसा सब्जेक्ट चुनो जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। दैट इज वाई 2 घंटे में 100 सवाल करना सफिशिएंट होता है। अगर आपकी स्पीड सही है, आपने मॉक टेस्ट वगैरह सब दे रखे हैं, तो 2 घंटा सफिशिएंट होता है आपका 100 सवाल करने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप का जो नोट्स बनवाए जाते हैं प्रीलिम्स को लेकर के, वो अगर हम इस लिहाज से बनाएं कि जो हमको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा है तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। सिंस हमको कोई चीज़ अलग से सॉल्व नहीं करना, तो हमको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। मैपिंग वगैरह थोड़ा ट्रिकी होते हैं, बट वो प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाता है। ठीक है। तो बट मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में जो क्यू कैप होता है, क्यू कैप का मतलब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। उसमें आप अगर किसी ने मेंस दिया होगा तो उसको पता होगा कि जब मेंस का पेपर आपके सामने आता है तो एक पूरी की पूरी बुकलेट में खाली मेंस के क्वेश्चन लिखे रहते हैं, दूसरे में आपको क्यू कैप मिलता है। वो आंसर बुकलेट को आप अलग कर सकते हो, अपने साथ ले जाते हो। और क्यू कैप में भी क्वेश्चन छपे होते हैं, उसके नीचे आंसर लिखने का स्पेस दिया रहता है। 10 मार्कर के लिए 2 पेजेस होते हैं, और 50 मार्कर के लिए 3 पेजेस होते हैं। केस स्टडीज के लिए जो 20 मार्क्स के होते हैं उसमें 4 पेज मिले होते हैं। एसए के लिए 1000 से 12 वर्ड के लिए, हर एसए के लिए 10 पेज मिलते हैं। ठीक है। आपको ऐसे ऐसे उसमें पेजेस फिल करने रहते हैं, ऐसे ऐसे उसमें भरना रहता है। तो भाई अब मेंस में क्या ऐसा लिखें कि मान लो हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें हमको क्या लिखना है। हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, या जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग में जो इनर्शिया होता है कि हमसे एक लाइन में नहीं लिखी जाती है, कि 12 12 घंटे बैठ के, 10 10 घंटे बैठ के हम एक आंसर नहीं लिख पाते, जबकि हम प्री पास करके आए हैं, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में कोई एक पॉइंट जनरेट ही नहीं हो रहा है। उसका कारण है ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उससे बड़ा कारण है कि आपके पास कोई कंटेंट मेंस के हिसाब से है ही नहीं। आपने कभी भी वो ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश ही नहीं की थी, बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका पहला मेंस होगा, या हो सकता है कि आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। तो अलग से मेंस के नोट बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। जैसे देखो, हम सभी को पता है कि हम सब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। हो सकता है कोई सुभाष कश्यप या डीडी बसु पढ़ता होगा।
वो उनका जो PSIR ऑप्शन होता है वो ज़्यादा पढ़ते हैं इस बुक्स को। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो ओल्ड एनसीईआरटीज हो गया, आर एस शर्मा या बिपिन चंद्रा हो गया, या ये जैसे और भी सब्जेक्ट है, नितिन संगानिया हो गया आर्ट एंड कल्चर के लिए, सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो क्या स्टैंडर्ड बुक्स इतनी सफिशिएंट नहीं है? हम प्रीलिम्स में इतना उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके आते हैं, बहुत सारे लोगों का दूसरा तीसरा प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के बावजूद भी। तो उनके पास इतना कंटेंट इकट्ठा हो गया होता है, उसके बावजूद भी वो रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना? बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, बट मेंस में जाके वो क्या कहते हैं, बिखर जाते हैं कि उनका मेंस तक नहीं निकल रहा है, या निकल भी रहा है तो इतने मार्जिन से निकल रहा है कि वो फाइनल लिस्ट में मेरिट में अपना नाम नहीं ला पा रहे हैं। कि भाई 753 नंबर कट ऑफ गई, 760 नंबर कट ऑफ गई, या 770 मार्क्स कट ऑफ गई, मतलब अप्रोक्सीमेटली हर साल मेंस की कट ऑफ आगे आगे पीछे नहीं होती, वो लगभग लगभग उतनी रहती है, ठीक है। 10-20 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो वो क्यों नहीं 850 नंबर लेके आ पाते हैं आउट ऑफ 1750? उसका कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि आपके पास कोई एनरिच्ड कंटेंट है ही नहीं। एनरिच्ड कंटेंट का मतलब वो कोचिंग वाला एनरिच्ड कंटेंट नहीं कि वो आपको बार बार के डेटा फैक्ट दिखाया जा रहा है। एनरिच्ड कंटेंट होने का मतलब यह है कि जैसे आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपने गौर नहीं किया। बहुत सारे लक्ष्मीकांत के बहुत सारे फैक्ट्स थे तो जो आपने गौर नहीं किया, उसको आप अच्छे से लिख सकते हो। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अलग से भी कुछ डेटा, कुछ फैक्ट लिखना पड़ेगा। बट आप ये समझो, एक उदाहरण समझो कि अगर मान लो मेंस का आप स्कोर समझो, उसको 0 से 100 के स्केल पे रेट करना चाहें, और अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेरे को मेंस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सही समय पे तैयारी स्टार्ट कर दो। तो आपको पता रहेगा कि अगर 0 से 100 के स्केल पे मेंस का पूरा कंटेंट है, तो लगभग लगभग 60 to 70% कंटेंट आपको प्रीलिम्स में ही मिल जाता है। 30% जो कंटेंट होता है वो आपको मेंस के टाइम पे अलग से निकालना पड़ता है। जो समझदार बच्चा होगा वो प्रीलिम्स के पहले ये काम करके बैठा होगा। उसको प्री और मेंस के बीच में बहुत आराम रहेगा, और खाली टेस्ट देगा, रिवीजन करेगा और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, जो सही तरीका होता है करने का। आइडियलाइज कंडीशन नहीं, इसको मोस्ट प्रैग्मेटिक कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। आइडियलाइज कंडीशन तो वो कुछ और भी होती है, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे बच्चों का निकलता भी नहीं है, वो जाके फिर मेंस के टाइम में बहुत सफर करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो अब जैसे कोई बोले कि क्या लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है तो पढ़ने के लिए, तो आप इसको इस चीज़ से समझो कि मान लो अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि आप अंडर 16 का मैच कभी खेला ही नहीं आपने, अंडर 19 के कभी कभी मैच खेला ही नहीं आपने, आपको सीधे फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट में उतार दिया गया, ठीक है। वहाँ आपके सामने शोएब अख्तर टाइप का बॉलर आ गया, ठीक है, 150 की रफ्तार से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खेलूं कि पहले अपनी जान बचाऊं। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर आपने जब बेसिक सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, बेसिक जो बुक्स हैं उसको पढ़ी नहीं है, तो आप मेंस का कंटेंट कैसे तैयार करोगे भाई, ठीक है। और मेंस का कंटेंट तैयार करने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% जो आपका बेसिक सिलेबस प्रीलिम्स का होता है वही मेंस का कंटेंट होता है। उसके बियॉन्ड थोड़ा सा जाके आपको डेटा फैक्ट ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, अलग से लिखना पड़ता है। बिकॉज जब आप कोई एक आंसर लिखोगे, तो उसके हर लाइन में जो आप आर्गुमेंट लिखोगे, जो स्टेटमेंट लिखोगे, उसमें अपने आर्गुमेंट को, अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको कोई एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा, कोई फैक्ट कोट करना पड़ेगा, ताकि वो रिलेवेंट दिखे, उसका मतलब समझ में आए। भाई अगर आप किसी का आंसर पढ़ रहे हो, उसने खाली जनरल बातें लिख रखी हैं, ठीक है, थ्योरी थ्योरी लिख रखी है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, तो अब कोई बोले कि भाई हम कंटेंट कहाँ से लेके आए, वो मिलता जाएगा तैयारी के साथ साथ। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे, जैसे जैसे आप PYQ लगाओगे, आपको PYQ से ही बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एक आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर वाली एक बुक आती है, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे तो आप उसके उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की। उसमें ये चीज़ जरूर इंश्योर करिएगा कि जो वो मॉडल आंसर दे रहे हैं, क्या वो 1 पेज से ज़्यादा बढ़ रहा है, 1.5 पेज से ज़्यादा मतलब, बिकॉज क्योंकि वो प्रिंट करके देते हैं, वो छाप के देते हैं, तो टाइप करके दे रहे हैं, तो आप जब उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, तो वो 1 पेज भी वो 2.5-3 पेज में चला जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, क्या वो एग्जाम्पल समझने लायक है कि नहीं है? वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना कि 4-4 5-5 पेज एकदम बिल्कुल ऐसा भर के लिख लिख दे रहे हैं कि आपके समझ में आए भाई 10 नंबर का तो सवाल ही है, और ये टाइप करके 4 पेज दिख रहे हैं, तो मैं लिखने जाऊंगा तो ये तो 10 पेज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इस मॉडल आंसर को फॉलो कर सकूं। तो देखो डिफरेंस होता है, एक एक होता है एनरिच्ड कंटेंट। एनरिच्ड कंटेंट मॉडल आंसर नहीं होता।
एनरिच्ड कंटेंट का मतलब होता है कि वो आपको डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल जगह जगह से रिसर्च करके आपके सामने ला के रख देंगे। ठीक है। मॉडल आंसर का मतलब होता है कि आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना चाहिए। वो मॉडल आंसर की क्वालिटी हमेशा एनरिच्ड कंटेंट से बहुत कम होती है, और आपके आंसर आपका जो एक्चुअल आंसर होगा एग्जाम में वो मॉडल आंसर से भी कम होगा। ठीक है। बिकॉज आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने हैं। ठीक है। मॉडल आंसर लिखने वालों का तो ये है कि भाई वो 4 लैपटॉप मोबाइल लेके बैठ के सब कुछ छांट छांट के हर जगह से लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी आप मॉडल आंसर की एक बुक खरीद लीजिए, उससे आपको हेडिंग कैसे देना है, या मेरा जो क्वेश्चन मैंने तोड़ के उसे हेडिंग बनाई है, उससे मैं अपना हेडिंग कैसे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये समझो कि आपके सामने एक सवाल आता है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? ऑब्वियसली बात है कि मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखा है। ठीक है। और हमको कितना पता है? अब आप इंटरनेट पे जाओगे, आप कहीं नेशनल आर्काइव्स में जाओगे, या कहीं से भी कोई रिसोर्स खोजोगे स्पेसिफिकली दादा भाई नौरोजी के ऊपर, तो आपको उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, या पता नहीं कितनी बातें ऐसी मिलेंगी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। आप कांग्रेस का ही हिस्ट्री खाली पढ़ने लगोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या सॉरी, कांग्रेस का जो 1885 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, वही पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज बातें मिलेंगी। बट क्या वो आपके स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है? क्या वो कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है? जो आप रेगुलर बुक्स पढ़ रहे हो उसके अलावा क्या वो मिलता है? नहीं। ठीक है। तो अलग से हम हर एक टॉपिक के ऊपर थोड़ी मेहनत करने जाएंगे, ऐसा तो हमारा पूरा, ऐसा तो फिर 10-12 साल तैयारी करना है। हमको तो स्मार्टली तैयारी करना है। तो हमको क्या क्या पता है दादा भाई नौरोजी के बारे में? ठीक है। हमको भाई इतना पता है कि जो दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड, एक सेकंड, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्टैब्लिशमेंट किया था लंदन में। ठीक है। उसके अलावा ये कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे 1885 में। दूसरा ये था कि ये मॉडरेट लीडर थे। ठीक है। एक पॉइंट हमको ये मिल गया। तीसरा, ये जो एक बहुत फेमस है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी। एक पॉइंट और है कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन में, ये पहले इंडियन एमपी थे। वैसे मतलब इंडियन ओरिजिन के एमपी थे, रहते तो लंदन में थे, और वहाँ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। ठीक है। ये सारी बातें आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। इसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। याद नहीं है तो याद करो, स्पेक्ट्रम को ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो। अब कोई स्मार्ट लड़का होगा, कोई समझदार लड़का होगा, तो वो इन्हीं 6 या 7 पॉइंट को, बहुत ऑर्डिनरी पॉइंट है ये, अभी जैसे जैसे आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ऑर्डिनरी पॉइंट है। इन्हीं ऑर्डिनरी पॉइंट का उपयोग करके, इनको यूज करके, घुमा फिरा के, मीनिंगफुल सेंटेंस बना बना के वो क्या करेगा, 2 पेज भर देगा। ठीक है। और इनके थॉट्स को, इनके विचारों को किसी के साथ भी ऐड कर देगा। भाई, अब आप ये समझो कि मान लो कोई ये सवाल पूछ देता है कि दादा भाई नौरोजी की थॉट्स क्या थे, डिस्कस द थॉट्स ऑफ दादा भाई नौरोजी अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। तो अब आप बैठ के उनसे बात थोड़ी कर रहे हो, इतनी बड़ी पर्सनालिटी से, तो आप तो पता नहीं, आपके टाइम पे वो हैं भी नहीं। ठीक है। तो क्या थॉट्स हो सकते हैं? आप खुद ही सोचो। वो फ्रीडम के लिए कुछ कर रहे हैं, मॉडरेट लीडर्स में से थे, तो भाई वो एक्सट्रीम वायलेंस, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे। उनके थॉट्स यही तो होंगे कि वो इंडिया के फ्रीडम के लिए कैसे अंग्रेजों के साथ प्रेयर, पिटीशन, ये सब चीज़ें करते थे, है ना? या यूं कहो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्टैब्लिशमेंट क्यों किया था उन्होंने, फाउंडेशन किया, ताकि ब्रिटेन में रह रहे जो लोग हैं उनको इंडिया की कंडीशन के बारे में बता सकें, कि कॉलोनाइजेशन की वजह से कितना बुरा असर पड़ रहा है एक कंट्री के ऊपर, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है। यही तो कॉमन थॉट्स होंगे, और क्या होगा? इसके अलावा तो कोई दूसरी बात होगी नहीं। यही, इसी को कहा था समझदारी, कि हमको 10 में से 4 नंबर यही सब बातें लिख लिख के मिल जाएंगी। ठीक है। ये तो, ये बात एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। एक दूसरा सवाल जो हर साल, हर दूसरे या तीसरे साल रिपीट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, वो ये होता है कि महात्मा गांधी के थॉट्स का कंपैरिजन किसी दूसरी नोबल पर्सनालिटी के साथ किया जाता है। ठीक है। नोबेल पर्सनालिटी का मतलब वो नोबेल प्राइज वाले पर्सनालिटी नहीं, नोबेल पर्सनालिटी का मतलब हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो पर्सनालिटीज हैं उनका। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी वर्सेस रविंद्रनाथ टैगोर के थॉट्स, महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस के थॉट्स, महात्मा गांधी वर्सेस बी आर अम्बेडकर के थॉट्स। अब महात्मा गांधी वर्सेस बी आर अम्बेडकर का कंपैरिजन, महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का कंपैरिजन, तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा उसमें स्पेक्ट्रम में। बी आर अम्बेडकर का तो मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है।
ठीक है, तो उसमें आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। बट स्टिल आपको पता है कि हर साल महात्मा गांधी वर्सेस समथिंग किसी एक पर्सनालिटी का थॉट्स पूछ रहे हैं, तो हमको महात्मा गांधी के थॉट्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। एटलीस्ट मैं बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स विद एग्जांपल विद कोटेशन इनको याद कर सकूं, कि जैसे मान लो इनके थॉट्स का उपयोग करके मुझे कोई आर्गुमेंट ही लिखना है, ये चीज़ ऐसे में भी काम आएगी, ये चीज़ एथिक्स में भी काम आएगी, स्पेसिफिकली महात्मा गांधी के बारे में पूछ रखा है वहाँ पे, सिलेबस में दे रखा है, तो मेरे को ये बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कम से कम 1 या डेढ़ पेज का मटेरियल मेरे पास इनके पास इनके थॉट्स के ऊपर मेरे पास होना ही चाहिए। तो यहाँ से आपको कंटेंट मिल गया पीवाईक्यू का उपयोग करते हुए। ठीक है, उसके अलावा जो GS1 और GS2 होता है वो इतना ट्रिकी नहीं होता है। ठीक है, जितना ट्रिकी GS3 होता है। आप जनरल जो मार्किंग देखोगे उसमें बच्चों के GS1 में हमेशा 100 के ऊपर नंबर आते हैं। 100 के ऊपर नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि 130 140 चले जाते हैं। 100 का मतलब होता है रेंज जो होती है हमेशा वो 100 से 110 के बीच में होती है। जो भी बच्चे रेकमेंड होते हैं, जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं फाइनली अपना मेरिट लिस्ट में नाम ला पाते हैं। उसके बाद GS2 में जो मार्क्स मिलते हैं वो जनरली 110 के ऊपर होते हैं। ठीक है, 110 के ऊपर का मतलब 120 130, ठीक है, यहाँ तक चले जाते हैं। और GS3 में लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक से उनको क्या हो गया है कि वहाँ पे जनरल जो मार्क्स होते हैं 90 प्लस होते हैं। 90 प्लस का मतलब 95 के आसपास। ठीक है, रफली। बहुत रेयर आपको कोई इसमें बंदा मिलेगा या कोई कैंडिडेट मिलेगा जो 100 को टच करेगा, 100 से ऊपर लेके जाएगा। क्यों? बिकॉज इसके जो सब्जेक्ट्स हैं GS3 के, वो क्या क्या है? सबसे पहला तो है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा इकोनॉमी, तीसरा हो गया हमारा एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो आता है पूछा जाता है ना, MSP चीजें होती है वो सब इसी में आती हैं। ठीक है, चौथा होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब चीजें। वैसे ये जो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको एक ही में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, दैट इज वाई सबसे ज्यादा जो वीक पोर्शन होता है वो यही होता है लोगों का। ठीक है, प्रीलिम्स में कोई पढ़ता भी नहीं है इसको, छोड़ देते हैं लोग, और मेंस में आके फिर उनको समझ नहीं आता है कि भाई हमने क्या ऐसी गलती कर दी है कि हमारे सामने सब नया नया आ रहा है। ठीक है, वो यही गलती करते हैं। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा हो गया इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। चौथा सब्जेक्ट हमारा हो गया साइंस एंड टेक, चौथा या जो भी नंबर इसका है। ठीक है, साइंस एंड टेक। और इसमें क्या कुछ भूल रहे हैं? इसके अलावा जो भी होगा, तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आप ये देखो, ये सब के सब बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी का मतलब कोर इकोनॉमी, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कोर इकोनॉमी से बहुत कम सवाल पूछा जाता है, बहुत ही कम। इको टैक्सेशन, बजटिंग, या इससे एक्सटर्नल सेक्टर, बैंकिंग, इनसे बहुत कम सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और जो पहला चैप्टर हर जगह घसीट घसीट के पढ़ाते हैं जिसका कोई काम नहीं है, गिफ एंड गुड्स, वेब एंड गुड्स, फलाना ढिमकाने गुड्स, ये जो होता है उसका कोई यूज ही नहीं होता। कभी किसी जमाने में कोई सवाल उसके ऊपर पूछा था प्रीलिम्स में, बस उसके बाद उन्होंने भर दिया उसको नोट्स में, चाहे किसी भी आप इंस्टीट्यूट के नोट्स रख दोगे। मेजोरिटी ऑफ सवाल हर साल एग्रीकल्चर से सवाल पूछेगा, हर साल ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से, वही घिसा पिटा सवाल, वही सेंडाई फ्रेमवर्क और जो दुनिया में चीजें चल रही हैं वही पूछेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। और सबसे ज्यादा डाइसी क्वेश्चन जो कोचिंग वाले आपको जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करवाएंगे, वो करंट अफेयर में से कोई एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, जिसका कभी आपको यूज भी नहीं करना है। वो होगा साइंस एंड टेक का टॉपिक या करंट अफेयर का टॉपिक। ठीक है, मतलब जिसको बुलाता है ना कि आपके ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ने के लिए, कि ऐसा कठिन टॉपिक उठा के आपसे पूछे, आपको आंसर लिखने के लिए बोलेंगे कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लिखने बैठेगा तो वो भी छोड़ देगा। ठीक है, फाइनल प्रिपरेशन के बावजूद भी वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमको नहीं पता। जैसे एक बारी एक सवाल पूछा था साइबर साइबर डोम प्रोजेक्ट के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो साइबर डोम प्रोजेक्ट उस समय केरला में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो उसके बारे में था। उस समय किसी को नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, बट लोगों को साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पता था, तो उन्होंने साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखा। ज्यादातर लोग या कोई बंदा होता वो सबसे पहले यही लिखता कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट्स एमंग ऑल
द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, ऐसे कुछ करके अपना बना, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमको जब इसमें कुछ पता ही नहीं है तो हमको जनरल बातें ही इसमें लिखनी है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से जाके रिसर्च करूँ, अरे मेरे से कैसे छूट गया, मेंस 365 में दिया ही नहीं है, न्यूज़पेपर में तो दिया ही नहीं है ना, इंडियन एक्सप्रेस पूरा छान मार रहे हैं, वो मिंट छान मार रहे हैं, वायर पढ़ दे रहे हैं, या जो मतलब ऐसे राज्यसभा टीवी, ये टीवी वो टीवी कर करके आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। और जो सवाल जहाँ पे बच्चे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो उसके ऊपर आप फोकस ही नहीं करोगे। तो एक तरीका होता है ये सब, ठीक है, आपको डराने का, तो आपको इनके ऊपर फोकस ही नहीं करना है। ठीक है, ये तो आप अगर आप 200-300 आंसर लिख चुके हो तो आपको इन सब चीजों के ऊपर लिखना आ जाएगा। ठीक है, ये साइबर डोम हो गया, या कोई भी मान लो जैसे पूछ देते हैं, जैसे एक बारी मैंने जब अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था तो मेरे से फ्रॉम पहले मतलब मैंने पॉलिटी ढंग से पढ़ी भी नहीं थी, लक्ष्मीकांत मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। ठीक है, और मेरे को उस और ये फ्रॉम द डे वन, ठीक है, आंसर राइटिंग का जो एक कीड़ा होता है लोगों के अंदर, कि 4 किताबें पढ़ी नहीं है, 4 चैप्टर पढ़ा नहीं है, और फ्रॉम द डे वन आंसर राइटिंग करने के लिए उनको प्रोवोक करने लगेंगे कि आप फ्रॉम द डे वन आंसर राइटिंग करो, ये करो वो करो। और ये बात बोल भी कौन रहा है, जो ऑलरेडी 4 साल से तैयारी कर चुका है, या कोई बहुत पुराना टीचर होगा, 20 साल 25 साल पहले किसी ने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, वो ये सब फालतू फालतू बातें कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये सब जरूरी नहीं होता, जब भाई आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या, है ना। तो मेरे से सबसे पहले उन्होंने पूछा, जिसका मुझे पता भी नहीं था, कि ये लिक्विड, नैनो, यूरिया, ठीक है, इसके बारे में पूछा था। पहली चीज तो मेरे को पता नहीं था कि भाई यूरिया लिक्विड भी होता है। मैं मुझे देख के तो मेरे हाथ वहाँ फूल गए कि हाँ भाई मेन बहुत कठिन चीज है। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया, मैं लकी था, यूट्यूब से मैंने कहीं खोजा हो जा, बहुत सारे लोग मिले, तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ये सब चीजें करनी नहीं होती है, ये सब नाटक होता है। आप बहुत सारे जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देखोगे उसमें ऐसे 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 सवाल भर देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, बोगस जिसको बुलाता है एक तरीके से, वो सब चीजें हैं। तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपका बाइबल है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी आपको सारा गेम उसी से समझ में आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो नोट्स, अगेन उस चीज पे आता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो अगर इस पूरी चीज को समराइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो तरीका क्या होना चाहिए, कि भाई मैंने अपना बेसिक सिलेबस पढ़ लिया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स मेरे को बताई जाती हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, है ना, या कोई लोग आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया के लिए, और जो बुक्स आपको पता है नितिन सिंघानिया हो गई, ये सब पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए जो बताया जाता है, आईआर के लिए बताया जाता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस, पीएमएफ आईएएस, जो मन करे तो पढ़ लीजिए आप सब, आप एक बारी तरीके से पढ़ लीजिए। 2 या 3 बारी आप कि आपका रिवीजन होना चाहिए, कि ऐसा ना होने पाए कोई एकदम टू द पॉइंट डेटा फैक्ट न याद हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई जरूर ऐसा कोई उसमें नहीं करना होता है, वो आप रेप्लिकेट कर भी नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब आपने बेसिक सिलेबस पढ़ लिया, जैसे मान लो आपका पॉलिटी खत्म हो गया, ठीक है, तो पॉलिटी का पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। कैसे लगाना है, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहां से जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो डाउनलोड करो, 2011 से लेकर के 2024 तक का, अगर मान लो जैसे आपका 2025 में अटेम्प्ट है, 2024 तक का पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो। उसमें खोजो कि भाई पॉलिटी का कौन कौन सा सवाल दे रखा है, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं, और उसको खुद से बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, उसमें ऑब्जर्व कीजिए, उसका जनरल ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए कि भाई जो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं, जो इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या पूछ रहा है उसका नॉलेज आपके पास है नहीं, उसे मतलब नहीं है, आपके पास इतना मतलब इतना इतना एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के ट्रेंड के आधार पे अगले साल का वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसको सही सही या गलत करके आ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। और मेंस के लिए भी सेम ही चीज करनी है, कि भाई मेंस में जो सवाल पूछा जा रहा है, मेंस के लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर काफी है। ठीक है, और 2011 से मैं इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज प्रीलिम्स में जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन थे 2011 से ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो ये आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। और पहले थोड़ा पेपर आज के जो पेपर आता है आज के कंपैरिजन में वो आसान आता था, दैट इज वाई आप 2011 से स्टार्ट करोगे तो आप करते ले जाओगे, और आपको एक बहुत अच्छी ब्यूटी दिखाई देगी कि 2011 का करंट अफेयर का क्वेश्चन आप आज भी सॉल्व कर सकते हो, वो आज भी वैलिड है, आज भी सही है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो सवाल गलत हो गया है। ठीक है, यही यूपीएससी के सवाल बनाने की ब्यूटी होती है। इससे भी आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब भी साइंस एंड टेक के ऊपर, साइंस एंड टेक के सवालों में कोई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछा है तो उसमें जनरली जितने भी एप्लीकेशन दिए रहते हैं वो सारे के सारे सही, ऑल ऑफ द अबव वाला हमेशा सही रहता है।
ठीक है, धीरे धीरे आप सीखेंगे प्रीलिम्स में कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। नॉलेज तो कभी इतना काम नहीं आता, नॉलेज के बलबूते तो आप कुछ नहीं निकाल सकते हो। मेरे से एक बार क्या हुआ कि किसी ने मैंने सुना था कहीं पे कि लोग ये बोलते थे कि 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में, और कोई लड़का बहुत पढ़ के जाएगा तो 30% से ज्यादा सवाल नहीं सॉल्व कर सकता है। तो मैं सोचता था 30% किस चीज का बोल रहे हैं भाई, ये 100 सवाल का 30% बोल रहे हैं कि कट ऑफ जितनी गई है उसका 30% बोल रहे हैं, कि मान लो 100 सवाल है, उसमें से 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, और उसमें कट ऑफ चलेगी 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स से करस्पॉन्डिंग कितने 45 सवाल हो गए, एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 45 का 30% बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे से तो ये 45 का 30% भी नॉलेज के आधार पर नहीं सही हो पा रहा है ना। जो बकवास बातें की जाती हैं, जैसे मैंने 2024 का जब पेपर देखा तो उसमें एक वो सवाल आया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड सवाल था। ठीक है, ना मैंने कभी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ना मैंने उसमें जो लिखी हुई बातें वो कभी सुना था। पहला स्टेटमेंट ही उसका यही था कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट बॉडी कौन, पेरेंट बॉडी के बारे में लिख रखा था। दूसरा लिख रखा था जनरल स्टेटमेंट कि भाई अब जैसे टॉयलेट है तो ऑब्वियस सी बात है सैनिटेशन हाइजीन इनसे जुड़ी हुई बातें लिखी जाएंगी। और तीसरा स्टेटमेंट था कि फंडिंग करता है ये डेवलपिंग कंट्रीज को विद रिस्पेक्ट टू हाइजीन एंड सैनिटेशन के लिए, कि स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सब चीजें होती हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होता तो आपको पता होता, जैसे मैंने लगाया था मेरे को पता था कि भाई जो ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो इंटरनेशनल बॉडी होती है या इनिशिएटिव होता है, वो अगर उसकी पेरेंट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 100% गलत है। वो स्टेटमेंट गलत होता है हमेशा, हमेशा, क्योंकि उसको गलत बनाना बहुत आसान होता है किसी एग्जामिनर के लिए। आप पूरा पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमेशा गलत देता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो दे रखा था वो जनरल बातें लिख रखी थी कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सैनिटेशन हाइजीन से रिलेटेड है, तो ये सही है भाई, इसमें गलत क्या है, सही है। ठीक है। और तीसरा है फंडिंग। तो भाई वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अलावा किसी की औकात नहीं है पूरी दुनिया में कि डेवलपिंग कंट्रीज को कोई फंडिंग दे सके, एक्सेप्ट ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईबी या एडीबी या न्यू डेवलपमेंट, बिकॉज इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का ही पैसा लगा रहता है, तो भाई अब जहाँ पैसा लगा है वहां से तो लोन ले ही सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग नहीं करेगा कभी भी, तो इतना कॉमन सेंस अपने अंदर होना चाहिए। तो दूसरा मैंने बताया कि मेंस के लिए, मेंस का ये है कि भाई पेपर डाउनलोड करो पिछले 10 साल के, उसमें देखो कि क्या क्या पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, तो आप उसको देखो कि उसमें क्या पूछ रहे हैं, मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और एक वो खोजने की कोशिश करो कि बार बार कौन से टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, तो आपका बहुत काम उससे आधा हो जाएगा। और फिर जाके आप उसमें कंटेंट खोजो, धीरे धीरे फिर आप आओगे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाले उस पे फॉर्मेट पे, कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, सवाल स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है। तो फिर बॉडी कैसे लिखनी होती है, और एक एक चीज और है, इंट्रोडक्शन जीएस 1 के सारे सब्जेक्ट के लिए अलग होता है, पॉलिटी के लिए अलग होगा, पॉलिटी का कोई सवाल होगा, सोसाइटी के लिए अलग होगा। ठीक है, जीएस 2 के कुछ उसके लिए अलग होगा। जैसे जीएस 1 में ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है बहुत ईजी होता है, बहुत ही मतलब कोई भी फैक्ट आप लिख दो काम चल जाएगा उसमें, एज इट इज जो चीजें पूछ रखी है वो रखो। ज्यादातर तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि मान लो कि जैसे 324 के बारे में पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, तो आप लिख दो भाई सीधे सीधे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बस बात खत्म, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। और लास्ट में कोई एक सजेशन दे दो कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत, इनके बहुत इजी होते हैं। कठिन इंट्रोडक्शन उनका होता है जिनका ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखना होता है, जहाँ पे एनालिसिस इवैल्यूएशन ये वाला चीजें आती हैं। ठीक है, ये भी धीरे धीरे सीखते हैं। फिर बॉडी में जो आपने पढ़ रखा है वो सब, फिर कंक्लूजन आप जैसे मैंने बताया। अब इसमें नोट्स का क्या रोल होता है, तो भाई जो मैंने बताया कि प्रीलिम्स का जो आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज करना तरीके से, उसके अलावा जो मॉडल आंसर के लिए मैंने आपको बुक खरीदने के लिए बोला है, आप उसको खरीद लो। ठीक है। और उसमें जो जो डेटा फैक्ट्स वो लिख के दे रहे हैं, आप दो दो तीन तीन डेटा फैक्ट नोट करते जाओ। बहुत आसान डेटा, बहुत आसान फैक्ट जो आपको एक बारी में याद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको फैक्ट समझने के लिए पहले उसको समझना पड़ो, तो आप याद ही क्या करोगे, बिकॉज 800 सवाल हैं हर साल। जीएस 1 में 20 सवाल आते हैं, जीएस 2 में 20 सवाल आते हैं, जीएस 3 में 20 सवाल आते हैं। और एथिक्स के पेपर में 13 सवाल वैसे नॉर्मल होते हैं थ्योरी वाले, और 6 सवाल केस स्टडीज के होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वहां पे 20 ही मान लो। ठीक है। तो मोटा मोटी जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 और जीएस 4 में हर साल 80 सवाल आ रहे हैं, तो 10 सवाल हो गए, 800 सवाल हो गए।
ठीक है। तो 800 सवालों का बहुत सारा डेटा, बहुत सारा फैक्ट आपके पास होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन 800 सवालों में से करीब करीब 100 से 150 सवाल जो होंगे वो एज इट इज रिपीटेड होते हैं, एज इट इज रिपीटेड। करीब करीब 200 से 300 सवाल ऐसे हैं जो रिपीटेड थीम्स पे हैं। ठीक है, कि थीम रिपीट कर दी है। इंटरनल सिक्योरिटी या जीएस3 के जितने भी टॉपिक हैं वो तो एज इट इज भाई, उसमें आप एक बार अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिया तो आपका बहुत मेहनत कम हो जाएगा। जो 95 पे लोग आकर अटक जाते हैं, आप बड़े आराम से 100 क्रॉस कर ले जाओगे। और 95 लेना तो फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही रहता है। ठीक है, इसी को नोट्स बनाना कहा जाता है। इसी से आपका डेटा इकट्ठा मिलेगा, जो आप देखते हो ना बहुत सारे टॉपर्स अपना टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, उसके बाद उसमें डाल देंगे क्या, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे का डेटा, आपको डराने के लिए कि भाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसओ है, ठीक है, ये कुछ डेटा दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, मीडियन एज इतनी है, वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, सब सब आप वही प्रीवियस क्वेश्चन से निकाल ले जाओगे और उसको आप उपयोग करने लगोगे। धीरे धीरे आपका आपका भी डेवलप होने लगेगा। फिर जब आप सेलेक्ट हो जाना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जब पास करना, तो आप भी अपना टेलीग्राम बना के ग्रुप बना के उसमें ये सब फालतू की नौटंकी करने लगना। ठीक है, अपना मतलब वो बताने बनाने के लिए कि मैंने भी कितना पढ़ा था, मैंने भी कितना ये किया था। मेजर मेजर चीजें यही सब कुछ रहती हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया होगा। कोई अगर आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जो जो सवाल आपके हैं आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं।